सर माइक ऑन नहीं है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं अपने आज की इस तकरीर का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम, रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम, बस यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। एक बेस माशरे की निशानदेही करता है हमारे हालात, जहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि रोज़ हम अपने कौम की तरक्की के मयार, अपनी कौम की कामयाबियों पे यहाँ पर बहस व मुबाहिसा करते, अपने जो अचीवमेंट्स है या अपने जो हमने हासिल किया है उन हासिलात पर जो है यहाँ पर बहस व तमीज़ करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा कोई भी ऐसा इजलास या ऐसा सेशन नहीं होता जिसमें हम या तो अमन व अमान के ऊपर या सरहदों पर अमवात के ऊपर या अस्पतालों में मरीज़ों की बेइसी में मौत के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। जनाब वाला, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में दो किस्म के माशरे होते हैं। किसी भी माशरे को अगर देखना हो कि वो इंसानियत का शरफ हासिल कर गया है तो उन दो किस्म के माशरे होते हैं। जिस माशरे में अस्पताल वीरान और कब्रिस्तान सुनसान हो या उनमें सन्नाटा हो, समझने वाली बात है जनाब स्पीकर कि जिस माशरे में अस्पताल वीरान और कब्रिस्तान सुनसान और सन्नाटा हो तो आप समझ लें कि उस माशरे ने जो है शर्फ इंसानियत हासिल कर लिया है। इसलिए कि दुनिया की तमाम बेहतर से बेहतर सहूलतें अपने इंसानों को दे दी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमार नहीं, अच्छे पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, लिहाजा उसके अस्पताल जो हैं वो बिल्कुल वीरान हो गए हैं, कोई माशरे में बीमार रहता ही नहीं है। और जब उसके कब्रिस्तान सुनसान होंगे, इस बात की निशानदेही है कि ना लोग तो बीमारियों से मर रहे हैं, ना बम धमाकों से मर रहे हैं, ना राह चलते हुए जो है दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं या सड़कों के हादसात का निशाना बन रहे हैं। जबकि एक दूसरे किस्म का भी माशरा है, और इस दुनिया में इस वक्त यही दो किस्म के माशरे हैं जो बड़े प्रीडोमिनेंट हैं, डोमिनेंट हैं। एक वो माशरा है जनाब वाला जिसके कब्रिस्तानों में जमे गफ़ीर है। आपको लग रहा होगा कि हर वक्त जैसे कोई मेला लगा हुआ है। बूढ़े वालिदैन अपने नौजवानों की लाशें उठाए हुए वो कब्रिस्तानों का रुख करते हुए आपको नजर आएंगे। इसी माशरे में आपको बाजारों में हंगामे नजर आएंगे, जिस तरह कल रात को भी हमें नजर आया। यही माशरे वो बेसोच माशरे होते हैं जिसमें आपको खुराक के लिए, आपको चीनी के लिए, चावल के लिए, रोटी के लिए, आपको आटे के लिए लंबी लंबी इंसानों की कतारें नजर आएंगी 21वीं सदी में। यही वही माशरा होता है जनाब वाला जहां पर आप कचहरियों में जाएंगे तो आपको टूटे फूटे चप्पलों में और बुजुर्ग और सफेद रीश माएं बहनें कचहरियों में इंसाफ के लिए जो है महीनों महीनों बल्कि सालों सालों जो है वहां पर धूप में बैठे हुए नजर आएंगे। ऐसे माशरे जो है वो इंसानियत के शरफ हासिल उन्होंने नहीं किया होता है। मुनासिब नहीं होता कहना, वो तकरीबन प्रिमिटिव यानी ऐवानियात के जो है प्रोसेस से अभी तक वो आगे शर्फ इंसानियत वाली शरह में दाखिल नहीं हुए। हम अभी तक वो शर्फ इंसानियत का समाज हासिल करने के लिए ये फिर जब हम उस माशरे में पहुंच जाएंगे फिर ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। कल का जो वाक़या है अब्दुल वाहिद रईसानी का, साफ़ी का, इससे कबल ईरान की सरहदात पर जो हुआ फायरिंग से सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, 10 से 12 के करीब जो है मजदूर शहीद कर दिए गए। क्वेटा का जो ये हादसा हुआ सेरिना होटल का, इससे पहले जनवरी में हमारे हज़ारा बरादरी और अक़वाम के शहजादे जिस तरह शहीद कर दिए गए। पंजगूर में धमाका हुआ, अरनाई में धमाका हुआ। मैं बिला तखसीस नस्ल और रंग ये बात करूंगा, ना कोई बलोच है ना कोई पश्तून है, हम सब का खून सुर्ख है। हम सब की माओं के आंखों से बहने वाले आंसू की तपिश, उसकी तकलीफ और उसका दर्द एक है। पश्तून की माँ या बलोच की माँ की तकलीफ और दर्द मुख्तलिफ नहीं है। ये सारे हमारे माशरे के इंसान हैं। खुदावंद तबारक ताला ने जब इनको पैदा किया, यहाँ पर भेजा, बाद में कौमों में, जुबानों में, हम चीज़ों में हम तकसीम हो गए हैं। लेकिन अगर उस दर्द को, तपिश को महसूस किया जाए, ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि जनाब वाला बम धमाकों से, दहशतगर्दी से, गोली से, सरहदों पर भूख से, प्यास से मर रहे हैं। हम अपने माशरे में उन लोगों की अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। कल मैं एक 6 फुट के खूबसूरत से शहजादे नौजवान नासिर बलोच को जो है पंचपाई में
लहद में उतार के आया हूं। मुझे पता है, कहने को तो वो एक हार्ट अटैक है, कहने को तो लगता है कि वो दिल का दौरा था, लेकिन जनाब वाला 28 साल के 6 फुट के खूबसूरत शख्स दिल के दौरे से नहीं मरता, माशरे की बेहिस्सी से मरते हैं, बेरोजगारी से मरते हैं, मायूसी से मरते हैं, और सैकड़ों की तादाद में नौजवान मर रहे हैं। जब माशरे में फिर बदअमनी कहां से आती है? जब माशरे में इंसाफ कैसे आप पैदा कर सकते हैं? जनाबे वाला, जब हम उस मयार तक पहुंचे नहीं, हम पैगंबरों के जो वो औसाफ हैं, उनके जो बातें हैं, उनका जो किरदार है, उधर तक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमेशा एक बात सिखाया कि किसी माशरे में अगर आपको पता हो बीमारी आई है, किसी माशरे में वबा आया है, किसी माशरे में जंग फैल गया है, तो उस माशरे की बेहतरी के लिए उसके सफेद रीश, उसके मुंतखब और उसके आला पाए के लोगों को बैठ के मुशावरत करनी पड़ती है। मुशावरत एक जगह नहीं, 100 जगह कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है कि अगर आप अपने लोगों को, जिनको खुदावंद तबारक ताला ने हुक्मरानी पर मुख्तलिफ अंदाज में फाइज किया है, अगर आप मिल बैठ कर बात करेंगे, आप मसाइल का हल निकालेंगे। हम वाकयात को भी गिनना मैं शुरू नहीं करूंगा। अगर मैं बलूचिस्तान में वाकयात को गिनना शुरू कर दें, बलूचिस्तान एक फ्रेजाइल सोसाइटी है। वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन इज लीडिंग अस टू अ मोर फ्रेजाइलिटी। ये हमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा, या ये ट्रांजिशन जो है, टाइम बस मुझे पता है सर, अच्छी कंक्लूड कर दें, मैं कंक्लूड कर लूंगा। या इस फ्रेजाइलिटी के बाद अगर बलूचिस्तान में हमें इस बलूचिस्तान को ट्रांजिशन को आगे ले जाना है, ये हमें पीस की तरफ, अमन की तरफ भी ले जा सकता है। हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सूझबूझ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज से कोई 15वीं 14वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, और हमें सबको एक्सपोजर है थ्रू टेक्नोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, तनाज़ात का हल कैसे तलाश किया जाता है, बदअमनी का हल कैसे तलाश किया जाता है, बदअमनी के मुहर्रिकात क्या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के, इसकी मुसलसल जवाल के, अमन अमान के, इसके जवाल के मुहर्रिकात क्या होते हैं। जनाबे वाला, बलूचिस्तान में बदअमनी के मुहर्रिकात को जानना किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। बलूचिस्तान में जब लोगों की उम्मीदें हुकूमतों से कायम होती है, अशराफिया से कायम होता है, इदारों से कायम होती हैं, अदलिया से जुड़ जाता है, जब लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है, फिर लोग झगड़े से इज्तिनाब करते हैं, लोग बमबारी से इज्तिनाब करते हैं, लोग तशद्दुद से इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी उम्मीदें इदारों के साथ जोड़ देती हैं। लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर कौमें जो हैं वो मायूसी का शिकार हो जाएं, जब उनको पता चले कि पुलिस मेरा नहीं, जब उनको चले कि सिक्योरिटी इदारे मेरे खैरख्वाह नहीं, जब उनको पता चले कि हुकूमत मेरे हवाले से खैरख्वाही के मंसूबे नहीं बना रहा, जब वो समझ रहे हो कि हम तालीम में, तरक्की में, हुनरमंदी में, रोजगार में, सनत में, इरफत में, ज़राअत में अपने वसाइल पर क्या हकीमियत में पीछे रह गए हैं, तो जनाबे वाला ये मायूसी का बायस बनती है। जब मायूसी का बीज किसी माशरे में जब जनाबे वाला जड़ पकड़ना शुरू करता है, तो फिर मायूसी मुख्तलिफ किस्म की बदबूदार फूल जो है वो पैदा करता है। वो तशद्दुद की शिकल इख्तियार कर देता है, वो बम धमाकों की, वो खुदकुश अमलावरों की, वो बड़े बड़े मॉब्स की, वो बड़े बड़े यहाँ पर जलसे जुलूसों की, तोड़ फोड़ की जो है कल्चर को जन्म देता है। आज बलूचिस्तान को जनाबे वाला समझने की जरूरत है। ये 3 साल में शायद हम बार बार कह रहे थे, हमारे पास जो वसाइल हैं उस वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कैसे हो, उन वसाइल को किस तरीके से टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए, अंग्रेजी का लफ्ज है यानी मखसूस किस्म की हिकमत अमली के तहत तरक्की के मामलात में इस तरह की तरक्की का मयार, ऐसे तरक्की का अमल शुरू किया जाए जिसमें आप इन मुहर्रिकात को जो एड्रेस कर सकें। तो जनाबे वाला 70 अरब रुपए बलूचिस्तान में एक वक्ता, मेरे दोस्त जमरक साहब ने एक छोटी सी बात की, मैं सिर्फ मुख्तसरन, मैं उनकी बात पे आर्गुमेंट नहीं करता, मैं उनकी दलील को जो है यहाँ पे काउंटर नहीं करना चाहता, सिर्फ ये बात करना चाहता हूं जो बार बार ये बात कहते हैं जब बलूचिस्तान में बदअमनी होती है, कहता है बैनुल अक़वामी साजिश है, बलूचिस्तान अहम जोग्राफिया है, सबकी नजरें बलूचिस्तान के ऊपर हैं। मुझे पता नहीं कि बलूचिस्तान जनाबे वाला 2000 साल से अहमियत का आमिल था।
قبل از مسیح سکندر اعظم کی فوجیں بھی یہاں سے گزرتی تھی، ہم نے نہیں دیکھا جناب والا بلوچستان۔ اس کے بعد سے جناب والا آپ فارورڈ پالیسی لے لیں، انگریزوں کا لے لیں، سرد جنگ لے لیں، گرم جنگ لے لیں، پہلی جنگ عظیم لے لیں، دوسری جنگ عظیم لے لیں، یہ خطہ تو ہمیشہ بین الاقوامی دنیا کی نظر میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان میں جناب والا پورے بلوچستان میں 1948 اور 47 میں بلوچستان کا جو امن و امان کا بجٹ تھا وہ جناب والا 20 لاکھ روپے تھا۔ آج بلوچستان کے امن و امان کا بجٹ جو ہے وہ 70 ارب روپے سے زیادہ ہے، یعنی فی کس بلوچستان میں امن و امان پہ ہم 6600 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں آپ کو جناب اسپیکر صاحب آخری، اس کے باوجود بھی بلوچستان میں سب سے زیادہ سب سے بڑا پورٹ فولیو لا اینڈ آرڈر کا ہے، لیکن بلوچستان میں آپ کو الفیہ بتا دیتا ہوں، ہم منتخب نمائندے ہیں، ہمیں لوگوں نے عزت دی ہے، ہم بھی اپنی گاڑی میں اکیلے سفر کرنے سے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ جب ہماری صورتحال منتخب نمائندوں کی یہ ہو اس معاشرے میں، باقی تو سب خدا کے آسرے پہ چلتے ہیں، حکومت کے آسرے پہ اور سیکیورٹی اداروں کے نہیں، تو لہذا کوئی سیکیورٹی ادارے کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پیس بلوچستان میں امنیت چھاونیوں سے، بندوقوں سے، تھوپ اور بم کی خریداری سے، گولے خریدنے سے نہیں آ سکتی۔ بلوچستان کے اندر ایک فریجائل سوسائٹی ہے، اس کے اندر بہت سے فالٹ لائنز ہیں، یا اس میں اس فریجیلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت بڑے ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ مدبر سردار عبدالرحمن کیتران جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی مشورے کی ضرورت ہے۔ خوش ہے سردار صاحب، چلو تھینک یو ویری مچ، شکریہ جناب اسپیکر، شکریہ۔ جی دمل صاحب